साथियों, आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी एक्ट जिसको बोलते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। क्या है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, क्या इसका महत्व है और क्यों हमें इसको पढ़ना चाहिए। अब हम थोड़ा इसके बारे में ओवरव्यू आपको बताएं। जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम पढ़ना आवश्यक क्यों होता है, इसका कारण ये है कि आज के दौर में जो ज़्यादातर अपराध होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। हमारे मोबाइल्स होते हैं, हमारे कंप्यूटर्स होते हैं या अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक साधन है उनके द्वारा होते हैं। तो ऐसे अपराध जो ऑनलाइन माध्यम से होते हैं उनको रोकने के लिए आईटी एक्ट जरूरी है पढ़ना। जैसे किसी लड़की का अश्लील फोटो या वीडियो बना के डाल दिया, आईटी एक्ट के तहत अपराध हुआ है। किसी के साथ खाते में उसके पैसे निकल गए, आईटी एक्ट में अपराध हुआ है। किसी के मोबाइल का पासवर्ड चुरा के उसके सारे डॉक्यूमेंट निकाल लिए, आईटी एक्ट में अपराध हुआ। तो ये जितने भी ऑनलाइन अपराध होते हैं इन सबको रोकने के लिए आईटी एक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आईटी एक्ट 2000 में इसीलिए लाया गया था कि जितने भी ऑनलाइन अपराध हैं इनको रोका जा सके। तो आईटी एक्ट को हम देखेंगे एक एक प्रोविज़न, जो वैसे तो बहुत बड़ा है, इसमें 94 सेक्शंस दे रखे हैं, लेकिन हम वही सेक्शन पढ़ेंगे जो हमारे काम के हैं। और जो पेपर के जैसे SUPSI का जो पेपर होना है उसमें काफ़ी सेक्शन आने वाले हैं, तो जो हमारे दैनिक जीवन में यूज़फुल हैं और जो पेपर के माध्यम से आने वाले हैं उनको समझेंगे, बाकी सारे सेक्शन को छोड़ देंगे। तो पहले हम देखेंगे कि जो आईटी एक्ट है इसमें टोटल जो चैप्टर्स दे रखे हैं 13 चैप्टर हैं, 13 अध्याय दे रखे हैं टोटल। कुल धाराएँ इसमें 94 हैं, 94, और इसमें 2 अनुसूचियाँ दे रखी हैं, यानी कि 94 धाराएँ, 94 धाराएँ, 13 चैप्टर और 2 अनुसूचियाँ दे रखी हैं। अब इसमें एक एक सेक्शन हम देखेंगे कि सेक्शन में क्या प्रोविज़न बताया गया। बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि आईटी एक्ट अपने आप में एक टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको समझना बहुत कठिन है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको कि सरल भाषा में आपको समझा सकूं। सबसे जो पहला सेक्शन है और अधिनियम की तरह, इसमें 3 चीज़ें बता रहा है। पहला है नाम, विस्तार और लागू। मतलब इसका क्या नाम होगा, कहाँ पर इसका विस्तार होगा, और ये लागू यानी कि कब से लागू हुआ था। तो इसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये इसका नाम है। कहाँ इसका विस्तार है, तो पूरे भारत पे इसका विस्तार है और भारत से बाहर भी इसका विस्तार है। अगर बाहर से किसी ने भारत में किसी ने अपराध किया है बाहर बैठ के, तो उस पर भी आईटी एक्ट लागू हो जाएगा। नेक्स्ट, कब लागू हुआ था, तो ये 17 अक्टूबर 2000 को ये लागू हो गया था। बना कब था, बनने की डेट अलग है, बनने की डेट है आपकी 9 जून 2000 और लागू होने की डेट है 17 अक्टूबर 2000। दोनों डेटें मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, अलग अलग ये दोनों डेटें, एक बनने की और एक लागू होने की। ये हो गया आपका सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन सेकंड और एक्टों की तरह बताता है कि इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं दे रखी है, किन शब्दों को हमें स्पेसिफाई करके पढ़ना है, ये परिभाषा खंड में बताया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं हमको पढ़नी है। पहला है अपील अधिकरण, जो कि DA में दे रखा है। बाकी परिभाषाएं मैंने छोड़ दी हैं, जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं उन पर हम केवल डिस्कस करेंगे, बाकी सारी छोड़ देंगे। जो पहली परिभाषा मैंने यहाँ पर देखी है वो है DA में दे रखा अपील अधिकरण। इसका जो अपील अधिकरण को डिटेल किया गया है वो 48 के क्लॉज फर्स्ट में बताया गया। अपील अधिकरण क्या होता है, ऐसा अधिकरण, अपील अधिकरण मतलब ऐसा अधिकरण जहां पर इसकी अपील होगी। अधिकरण बोले तो ट्रिब्यूनल, और अपील जहां पर इसकी अपील होगी। तो ऐसा अधिकरण जहां पर आईटी एक्ट के मामलों की अपील होगी उसको हम अपील अधिकरण बोलेंगे। क्लियर। समुचित सरकार से केंद्र और राज्य सरकार, यहाँ पे बताया गया कि जहाँ पे समुचित सरकार लिखा हो वहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार को समुचित सरकार माना जाएगा विषय के अनुसार। नेक्स्ट, प्रमाणकर्ता अधिकारी, बहुत अच्छी परिभाषा है। प्रमाणकर्ता अधिकारी कौन होगा, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो कौन उसको प्रमाणित करेगा। धारा 24 में जिस प्राधिकारी को यह अथॉरिटी दी गई है कि ये इस डॉक्यूमेंट को प्रमाणित करेगा, वही प्रमाणकर्ता अधिकारी यहाँ पर माना गया है। इसको डिटेल में सेक्शन 24 में बताया गया। नेक्स्ट,
HA में परिभाषा दे रखी है संचार युक्ति। संचार युक्ति में क्या क्या आएगा? कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य कोई ऐसी युक्ति जिससे संदेश इधर से उधर भेजे जा सकें, मैसेज इधर से उधर भेजे जा सकें, वो सारी युक्तियां संचार युक्ति में आएंगी। इसके बाद है कंप्यूटर, आई। कंप्यूटर में क्या है? कंप्यूटर जो हम लोग पीसी, डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी यूज करते हैं, टैब वगैरह, ये सारे कंप्यूटर में आते हैं। साइबर कैफे क्या होगा? ऐसा कैफे जहां पर नेट सुविधा हो, सारे डॉक्यूमेंट बनाने की प्रमाणित उनके पास लाइसेंस हो, इस तरीके के काम जो भी होते हैं साइबर से संबंधित, उसको साइबर कैफे बोलते हैं। साइबर कैफे आपका NA में दे रखा है। फिर डाटा किसको कहेंगे? O में दे रखा है डाटा। डाटा क्या है? PDF डाटा है, और वर्डपैड डाटा है, रिकॉर्डिंग डाटा है, वीडियो रिकॉर्डिंग डाटा है, इमेज डाटा है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संरक्षित करने वाली चीज़ें हैं, सारी चीज़ें डाटा में आएंगी। लास्ट विधि। विधि क्या होगी? तो विधि तो आप लोग जानते ही हो, विधि दे रखी है 22 में। अब हम चलते हैं इसके सेक्शन पे, एक एक सेक्शन देखेंगे। ये तो सेक्शन हो गया फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट सेकंड के बाद हम सेक्शन देखें 10A। बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है 10A। 10A कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई संविदा विधिमान्य मानी जाएगी। भाई अब दो व्यक्ति हैं, उन्होंने मैसेज पे बात करके कोई संविदा कर ली, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बाद में कह रहे हैं कि नहीं, वो तो मैंने मोबाइल से मैसेज पे किया था, वो माने नहीं है, मैं उसको नहीं मानता। तो भैया यहाँ पे बताया गया कि अगर कोई मोबाइल से, कंप्यूटर से या किसी अन्य संचार युक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। कोई भी ऐसी संविदा है जो संचार युक्ति से की गई है, उसको यहाँ पे विधिमान्य माना जाता है। धारा 10A। नेक्स्ट इसके बाद आती है धारा 43। धारा 43 में बहुत सारे अपराध दे रखे हैं। 43 को हम नहीं पढ़ाएंगे डिटेल में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो अपराध हैं IT एक्ट के, वो 43 में ही दे रखे हैं। इसके बाद आता है 43A। संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर कोई डाटा हमने किसी को ऑनलाइन दिया है, मान लो हमने किसी को अपना फिंगरप्रिंट दिया है, किसी को हमने अपना साइन दिया है, किसी को हमने अपना फोटो दिया है, या कोई PDF दिया है, तो उसके संरक्षण की जिम्मेदारी किसकी होगी? संरक्षण की जिम्मेदारी उसी की होगी जिसको मैंने दिया है, उसी की संरक्षण की जिम्मेदारी। अगर मेरा किसी ने ऑनलाइन डाटा लिया है तो मेरे ऑनलाइन डाटा की संरक्षण की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। अगर वो व्यक्ति संरक्षण जो अधिकारी है मेरे डाटा का, वो उस डाटा को लीक करता है तो उसके लिए उसको सजा मिलेगी। ठीक, 43A में ये बताया गया। यदि ऐसा व्यक्ति जिसको हमने अपना डाटा प्रोवाइड किया है और उसने उस डाटा का मिसयूज किया है या उसको बेचा है, लीक किया है, किसी को दिया है, तो ये 45 में अपराध है और इसके लिए उसे 25,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक भाई, मैंने किसी को अपना डाटा दिया है और उसने विश्वास पे डाटा लिया है, बाद में उसने उस डाटा को बेच दिया या किसी को दे दिया यूज़ करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति पर 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक, ये हो गया 45। इसके बाद हम पढ़ेंगे 66। बहुत इंपॉर्टेंट धारा है 66। यहीं से IT एक्ट का जो महत्व है वो हमको यहीं से देखने को मिलता है 66 से। 66 कहता है कि अगर कंप्यूटर से कोई अपराध करता है तो धारा 43 के अधीन दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो अपराध धारा 43 में दे रखे, मैंने बताया कि धारा 43 में नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि धारा 43 बहुत बड़ी है, जितने भी मोस्टली अपराध होते हैं वो धारा 43 में ही दे रखे हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 43 में दिए गए अपराधों को करता है, उसके लिए 3 साल तक के उसको कारावास दिया जाएगा और 5 लाख तक का जुर्माना दिया जाएगा। समझ लो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो 43 में दे रखा है तो उस व्यक्ति को 3 साल तक का कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना देना पड़ेगा। 66 बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये धारा। IT एक्ट में कोई भी अपराध होता है तो धारा 66 ही लगती है मोस्टली। इसके बाद 66A, अगर आपको कोई मैसेज करता है, दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली धारा है ये,
अगर आपको कोई मैसेज करता है कि घर से निकलो वहाँ मिलो फिर तुम्हें बताएंगे, बस मैसेज कर दिया 9 नंबर से, आप डर गए, हम यार अब घर से निकलेंगे हमको पकड़ लेगा, पता नहीं कौन है। ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को डराने के लिए या धमकाने के लिए, डराने के लिए या धमकाने के लिए कोई मैसेज करता है या कॉल करता है या किसी प्रकार से उसको डराने धमकाने की कोशिश करता है संचार युक्ति से, तो उस व्यक्ति पर 66A सेक्शन लगेगा और उसको 3 साल तक का कारावास और जुर्माना देना होगा। समझ लो, बहुत छोटा सा अपराध है कि अगर किसी व्यक्ति को मोबाइल फोन पे या किसी कंप्यूटर पे या किसी अन्य संचार युक्ति से धमकी आती है या कोई डराता है उसे, तो 3 साल तक का कारावास और जुर्माना उसको देना पड़ेगा। कितनी अच्छी व्यवस्था है, लेकिन समस्या क्या है कि हम लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। कानून की भारत में कमी नहीं है, भारत में बहुत कानून है, हर अपराध के लिए कानून है, यहाँ तक कि अगर आप टॉयलेट जाते हो उसके लिए भी कानून है। कुछ लोग कहेंगे क्या कह रहे हैं मास्टर साहब, हाँ अगर आप रास्ते में कहीं जा रहे हो, अपनी गाड़ी से सफ़र कर रहे हो, आपको टॉयलेट लगी है, तो आप सोचोगे यार अब क्या करें, इसके लिए कौन सा कानून बना है इसके लिए कानून। अगर ऐसी स्थिति में कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो गाड़ी से, आपको टॉयलेट लग रही है, तो एक अधिनियम बना है, वो अधिनियम कहता है कि आप किसी भी पेट्रोल पंप पे, किसी भी होटल्स में जाओ, वहाँ पे आपको टॉयलेट की सुविधा दी जाएगी। नहीं दी जाती है तो आप उसके लिए उस होटल्स को या उस पेट्रोल पंप को क्लेम कर सकते हो। तो भारत में कानून की कमी नहीं है, कमी है कि हम जानते नहीं हैं, हम समझना नहीं चाहते। ठीक, तो अगर किसी व्यक्ति को मोबाइल से कोई धमकी आती है या उसको कोई डराया जाता है, तो उसके लिए धारा बनी है आपकी 66A, इसमें 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट 66B, अगर किसी व्यक्ति ने कोई मोबाइल, कंप्यूटर या कोई अन्य संचार की चोरी की और उस चुराए गए माल को किसी व्यक्ति ने खरीद लिया, बड़ी अच्छी धारा है, इसको समझ लेना कि अगर कोई व्यक्ति चुराए हुए किसी कंप्यूटर, किसी मोबाइल या किसी अन्य संचार युक्ति को खरीदता है, प्राप्त करता है, ये जानबूझकर कि ये चोरी का है। जैसा नहीं हम लोग ले लेते हैं सस्ते में मोबाइल, बोला 1 लाख का है, चलो 20,000 में ले लेते हैं, ये उसी के लिए है। अगर कोई व्यक्ति चोरी के सामान को जो कि कंप्यूटर में आता है और जानबूझ के प्राप्त करता है, तो समझ लो कि 66B में ये अपराध है। इसके लिए भी 3 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो भैया आगे से कोई चोरी वोरी का माल मत खरीदना, अगर पता चलता है ना कि चोरी का है तो खरीदना मत उसको, क्योंकि बड़ा खतरनाक होता है ये। नेक्स्ट आता है 66C। 66C क्या है कि किसी के मोबाइल, कंप्यूटर या अन्य किसी संचार युक्ति का पासवर्ड कपट से बेईमानी पूर्वक पता कर लेना। भाई किसी के मोबाइल का पासवर्ड कपट से या बेईमानी पूर्वक या धोखे से आपने चुरा लिया और उसने क्लेम कर दिया कि यार इसने जो है मेरा पासवर्ड धोखे से चुराया है, तो ऐसे व्यक्ति को जो किसी का पासवर्ड धोखे से, कपट पूर्वक या बेईमानी पूर्वक निकालता है, प्राप्त करता है, उसको 66C में 3 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें निकल के आ रही हैं, ये बातें आज तक तो सुनी नहीं होंगी कि अगर कोई चोरी का मोबाइल खरीदता है और पकड़ा जाता है तो उस पर क्या होगा, 3 साल की सज़ा, 1 लाख रुपए जुर्माना। अगर कोई व्यक्ति किसी के मोबाइल का या किसी के कंप्यूटर का पासवर्ड चोरी करता है, 3 साल की सज़ा, 1 लाख जुर्माना, बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट है 66E। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लड़कियों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है 66E। ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी यूट्यूब पे बना के डाला था, इसका वीडियो शॉर्ट में पड़ा है। 66E यानी कि 66E क्या है कि अगर किसी का अश्लील वीडियो या फोटो एडिट करता है, कोई व्यक्ति किसी का अश्लील वीडियो या फोटो एडिट करता है, ऐसा एडिट करता है जिसमें उसके गुप्त अंग दिखते हैं, प्राइवेट पार्ट्स दिखते हैं, और एडिट करके उसने पारित कर दिया, तो उस व्यक्ति पर 66E लगेगी। और इसमें देखिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है, 3 साल तक का कारावास है और 2 लाख तक का जुर्माना है।
अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अश्लील फोटो बनाता है, अश्लील वीडियो बनाता है और उसको एडिट करके इधर उधर पारित कर देता है तो उसको 3 साल तक का कारावास और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा। नेक्स्ट 67, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट धारा, ये दोनों साथ में चलती हैं। 66E और 67 ये दोनों साथ में चलती हैं धाराएं। 67 क्या है? देखिए 66E और 67 में अंतर समझ लेते हैं। 66E कहता है कि किसी का फोटो या वीडियो एडिट करना और उसको पारित करना, ट्रांसफर करना, फैलाना। लेकिन 67 कहता है कि जो बना हुआ एडिट किया हुआ है उसको आप इधर उधर भेज रहे हो, केवल भेजने वाले पर 67 लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री को इधर उधर भेजता है, कोई अश्लील सामग्री है और अश्लील सामग्री को इधर उधर भेजता है, जैसे ज़्यादातर जो कैफ़े थे पहले, अभी तो नहीं है, कैफ़े थे जिन पे अश्लील सामग्री मिलती थी, कंप्यूटर से मोबाइल में या चिप में ट्रांसफ़र होती थी, पीडी में ट्रांसफ़र होती थी, उन लोगों पे ज़्यादातर यही सेक्शन लगता था 67। अश्लील डाटा को बेचना यानी कि अश्लील डाटा को इधर उधर ट्रांसफ़र करना 67 में अपराध होता है। अगर कोई व्यक्ति अश्लील डाटा को ट्रांसफ़र करता हुआ पहली बार पकड़ा जाएगा तो उसको 3 साल तक की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति दोबारा से अश्लील सामग्री को ट्रांसफ़र करता हुआ पाया गया तो उसके लिए 5 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख का जुर्माना है। समझ लो, किसी अश्लील सामग्री को ट्रांसफ़र करने में बहुत कठिन व्यवस्था करी गई है। उसके बाद आता है 67B। 67B को थोड़ा हार्ड कर दिया गया है। 67B ये है कि अगर किसी जो 66E है, 66E में ही थोड़ा एडिटिंग करके 67B बनाया गया। 66E हमने पढ़ा है कि किसी व्यक्ति की अश्लील सामग्री बनाना। 67E कहता है कि बालकों की अश्लील सामग्री बनाना, उसको ट्रांसफ़र करना। बालकों की, जो बालक हैं और जो महिलाएं हैं उनकी अश्लील सामग्री बनाना और इधर उधर प्रकाशित करना, ट्रांसफ़र करना, जिसको हम बोलते हैं न्यूड फोटो या न्यूड वीडियो बनाना। सॉरी, न्यूड नहीं, टीन फोटो या टीन वीडियो बनाना और उसको ट्रांसफ़र करना, ये आएगा 67B में। तो अगर कोई पहली बार किसी बच्चे का वीडियो या फोटो बना के उसको प्रकाशित करता है पहली बार, फर्स्ट अटेम्प्ट, तो उसको 5 साल तक का कारावास और 10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही अपराध दोबारा करता है तो उसको 7 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अब इस धारा 67B के आगे एक चीज़ लिखी है कि ये धाराएं जो भी मैंने अभी पढ़ाई, ये सारी धाराएं जन कल्याण के प्रकाशन पे लागू नहीं होती हैं। जन कल्याण के प्रकाशन कौन से होते हैं? जैसे आपने बहुत से ऐसे प्रकाशन देखे होंगे जो रोडवेज बसों के पीछे ऐड लगे होते हैं या जो टीवी वगैरह में देखते हुए ऐड आते हैं, तो उन एड्स पर ये धाराएं लागू नहीं होती। वो जन कल्याण के फायदे के लिए है, उनको इसमें लागू नहीं किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद एक धारा बची है, अभी कई धारा है, 74। अब 74 भी IT एक्ट की धारा है। 74 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति कपट से प्रमाण पत्र बनाता है, प्रमाण पत्र बोले कोई सर्टिफिकेट बना दिया उसने गलत, जैसे मान लो सपोज दैट जन्म प्रमाण पत्र बना दिया उसने फर्जी, और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना के और उसने दे दिया। अभी हाल ही में मैंने आज खबर पढ़ी थी पेपर में कि बरेली के आसपास ही काफ़ी लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने आयुष्मान कार्ड फर्जी बनाए थे। तो फर्जी आयुष्मान कार्ड, फर्जी DOB सर्टिफिकेट या और भी फर्जी प्रमाण पत्र जो बनाता है उसको सेक्शन 74 लागू होता है, और इस सेक्शन के लागू होने से 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख का जुर्माना लगाया जाता है उसमें। ठीक, अब ये तो हमने देखे अपराध। अब हम देखते हैं कि ये जो अपराध हैं क्या इनको समन किया जा सकता है, कंपाउंड किया जा सकता है। कंपाउंड मतलब जैसे किसी पे कोई अपराध लगा दिया तो क्या उस अपराध में समझौता हो सकता है, ये पूरी प्रोसीडिंग चलेगी। तो कुछ ऐसे अपराध बताए गए इसमें कि हाँ जिनमें समझौता हो सकता है। कौन कौन से अपराध हैं? धारा 77 में बताया गया अपराधों का समन कौन करेगा? अपराधों का समन सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय कर सकता है। किन अपराधों का समन करेगा? उन अपराधों का समन करेगा जिसमें केवल 3 वर्ष तक के कारावास की सजा होगी।
और ऐसे अपराध जिनमें महिलाएं और बच्चों से संबंधित अपराध होंगे उनका समन नहीं होगा, उनका समझौता नहीं होगा, उनमें सजा होगी। और बाकी जो अपराध हैं 3 वर्ष तक के, उनका समन हो सकता है, समझौता हो सकता है, छूट जाएंगे। ये रिलीफ है इसमें। फिर आता है 77B। 77B बता रहा है कि इसमें जो 3 वर्ष तक के अपराध होंगे वो कैसे अपराध माने जाएंगे। तो 3 वर्ष तक के जो अपराध होंगे वो बेलेबल ऑफेंस माने जाएंगे, जमानती अपराध माने जाएंगे और उनमें जमानत मिल जाएगी। नेक्स्ट 84B। अब देखिए कोई अपराध नहीं करता है, कुछ चतुर लोग होते हैं, चालाक, वो खुद नहीं करते, दूसरे से करवा देते हैं। किसी ने कहा यार इसका ऐसा करो, इसका अश्लील वीडियो बना के वायरल कर दो, और उसके कहने पर उसने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। जिसने बताया वो तो बच गया। यही आपराधिक विधि की खासियत होती है कि आपराधिक विधि जो होती है वो दुष्प्रेरित करने वाले को भी लपेटे में ले लेती है। इसमें इन्होंने कहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी अपराध को करने के लिए आपको उकसाता है, समझाता है, उत्प्रेरित करता है, उसको भी सजा देंगे हम। 84B में अगर कोई व्यक्ति अपराध करने के लिए आपको उकसाता है तो उसको भी वही सजा मिलेगी जो अपराध करने वाले को मिलेगी। बहुत बढ़िया। लास्ट सेक्शन में पढ़ा रहा हूं 84C, अपराध का प्रयत्न। अब किसी ने अपराध करने का कोशिश किया लेकिन अपराध कर नहीं पाया, तब तक पकड़ गया। यह अपराध हो नहीं पाया किसी भी कारण से, लेकिन उसने कोशिश की अपराध करने का, तो ऐसे व्यक्ति को जिसने अपराध करने की कोशिश की और अपराध हो नहीं पाया, उसको वही सजा मिलेगी जिस अपराध को वो करना चाहता था, और उस अपराध में जो सजा दी गई है उसकी आधी सजा उसको दी जाएगी। जैसे कोई ऐसा अपराध करने वाला था जिसमें सजा 3 साल तक की है और अपराध हुआ नहीं है, तो उसको 1.5 साल की सजा दी जाएगी। तो अगर किसी अपराध को करने का प्रयत्न किया है और वो अपराध नहीं हो पाया तो उस अपराध के करने की आधी सजा उसको दी जाएगी। ये आपका आईटी एक्ट है, बहुत बढ़िया एक्ट है। देखिए बहुत सारी विधियां ऐसी हैं जो हमको दैनिक जीवन के यूज़ के लिए पढ़नी चाहिए। जरूरी नहीं है कि अधिनियम हम किसी पेपर को निकालने के लिए ही पढ़ें, जरूरी नहीं है कि हम वकालत करते हो तभी उस अधिनियम को पढ़ें। बहुत सी विधियां ऐसी हैं जो हम वकील नहीं हैं, हम लॉ के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमको जानकारी होनी चाहिए। और यही जानकारी मैं तो समझता हूँ कि भारत के हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए ताकि उसका शोषण ना हो पाए। आज जो भारत में स्थिति बनी हुई है गंभीर, तो वो स्थिति इसीलिए बनी हुई है कि हम अपने देश के कानूनों को जानना नहीं चाहते हैं। तो देश के कानूनों को जानिए और ऐसे मज़ेदार एक्ट पढ़ते रहिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए ताकि ऐसे मज़ेदार एक्ट आपको हम समय समय पर लेके आते रहें।